हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था? 44 एडी किया था हम लोगों ने। और 44 एडी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को नेक्स्ट करना है 44 एडी 4। अब इसके अंदर कुछ खास नहीं लिखा हुआ, बस इतनी सी बात लिखी हुई है कि अगर आपने 44 एडी के रूल्स को प्रोहिबिट किया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 44 एडी के अंदर अगर कोई प्रेजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम को 1 साल टैक्सेबल करवाता है तो इसको आने वाले 5 सालों के लिए स्कीम में रहना जरूरी है। सर इसका मतलब ये है कि इसको जो नोटिफाइड टर्नओवर है उससे ज्यादा ये कमा ही नहीं सकता, ये मतलब हुआ इसका? नहीं जी, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ हमारे पास में, टर्नओवर दी हुई थी 2 करोड़ की, है ना? तो 5 सालों तक इसी सेक्शन के अंदर रहना पड़ेगा। अगर मैं ये कह रहा हूं तो उसका मतलब क्या हो गया कि 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर कर ही नहीं सकते हो? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहते हैं अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चली जाएगी तो आप इस सेक्शन से ऑटोमेटिकली आउट हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने जानबूझ करके गलती की तो उसकी कोई सजा मिलनी चाहिए ना। अब क्या गलती कर रहे हैं वो ये गलती कर रहे हैं कि हमने एक लिमिट दी हुई थी, इसके अंदर क्या बोला हुआ था कि 8% या 6% से के ऊपर टैक्स लगेगा। यानी कि अगर आपकी सेल्स जो है वो अगर 1 करोड़ है तो हम आपकी इनकम कितनी मान रहे हैं? सर हम आपकी इनकम मान रहे हैं 8 लाख रुपए और आप इसके ऊपर टैक्स दे दीजिए। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि आपकी जो इनकम है वो तो सिर्फ 2% है, सिर्फ 3% है। 8% से या 6% से एज द केस में भी उससे भी कम है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, हो सकता है ऐसा हो, तो कोई बात, आपको अपने कंपलसरी ऑडिट करवाने पड़ेंगे और साथ ही साथ जो है आपको अगले 5 सालों तक इस स्कीम में दोबारा नहीं आने दिया जाएगा। इस स्कीम में आने वाले 5 सालों में आपको दोबारा नहीं आने दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़िए जरा मेरे साथ। इफ एन एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर एज पर सेक्शन 44 AD on presumptive basis and he does not declare profit on presumptive basis as per section 44 AD subsection 1। बात समझ में आई कि उसने कहा तो था कि प्रेजम्पटिव बेसिस पे होगा, लेकिन उसने प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं किया प्रॉफिट प्रेजम्पटिव बेसिस पे। अब हमारे दिमाग में ये आ सकता है, इस लाइन को पढ़ के हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि सर हो सकता है कि इसने खुद को तो कहा हो प्रेजम्पटिव बेसिस पे मैं टैक्स लेना चाहता हूं और फिर इसने टैक्स नॉर्मल तरीके से दे दिया हो। ऐसा आ रहा है ना इस लाइन को पढ़ करके दिमाग में कि उसने प्रेजम्पटिव बेसिस पे नहीं किया तो नॉर्मली कर दिया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और खुद सोच करके देखो, कोई बेवकूफ ही होगा जिसको मिनिमम 8% का बेनिफिट मिल रहा होगा कि 8% हम इनकम ले लें आपकी, इस ऑप्शन को छोड़ करके वो 25% प्रॉफिट या 26% प्रॉफिट या 50% प्रॉफिट पे टैक्स दे दे। तो इसका मतलब ये तो कतई नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है सर? ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे पास में एक बेनिफिट हो और हम उस बेनिफिट को लेना भूल जाएं? नहीं हो सकता ना। तो फिर कैसे ये रूल्स की वायलेशन करेगा? तो सर वो रूल्स की वायलेशन इस तरीके से करता है कि वहां लिखा हुआ 8%, लेकिन इसके मन में लालच आ गया, ये 3% डिक्लेयर कर रहा है। कहता जी मेरे तो खर्चे ही 97% है, 3% ही मैं इनकम कमाता हूं सिर्फ। तो हमने कहा ठीक है, तो ये वायलेशन कैसे होगा, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कहता है फॉर एनी of the next 5 consecutive previous year
he become ineligible to claim the benefit of presumptive income as per section 44 AD for next, hello, this is the penalty, for next 5 subsequent previous year in which profit has not been declared as per section 44 AD। ये बात समझ में आई आप लोगों को कि इसने क्या किया है? ऐसा नहीं कर दिया इसने कि प्रेजेंटिव लेकर के और नॉर्मल से टैक्स पे कर दिया है, क्योंकि उसमें तो इसको घाटा होगा, इसके मन में और लालच आ गई है। हमने क्या बोला था? हम आपको 8% तक मानेंगे, 8% तक मानेंगे, ठीक है जी। इसने क्या कर दिया? उसको 3% मान लिया कि सर मेरी तो इनकम और भी कम है, ठीक है जी, और उसके हिसाब से इसने टैक्स पे किया। सर इसमें कंपलसरी ऑडिट वाली बात तो कहीं लिखी ही नहीं है। लिखी है क्योंकि उसको हम ऊपर कवर कर चुके हैं, ऐसा हम मानते हैं। यहाँ पे कवर कर चुके हैं हम, देखो ये। तो अब समझ में आया आप लोगों को कि कौन पर्सन था जिसके की बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होंगे, जो कि क्या लिखा है? इफ सच पर्सन। देखो डी पॉइंट को देखना, कंपलसरी ऑडिट में ये पॉइंट छुड़वाया था ना मैंने तुम लोगों को, याद है? ठीक है, मैंने कहा था जब तक 44 AD नहीं पढ़ोगे तब तक समझ नहीं आएगा। तो ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे कौन लोग हैं जिनको कि 44 AD का बेनिफिट मिला हुआ, फिर भी उनको क्या करवाने पड़ते हैं? अपने कंपलसरी ऑडिट करवाने पड़ते हैं। ये ADA मत पढ़ना, AD पढ़ना, AD। अब ADA भी उसी का ही भाई है, ठीक है जी, AD, ठीक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे? इफ सच पर्सन क्लेम दैट हिज इनकम इज लोअर देन द इनकम कंप्यूटेड ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। वो ऊपर वाला पढ़ लिया मैंने, ये नीचे वाला पढ़ना था। इफ सच इनकम, if such person claim that his income is lower than the income of his presumptive income, मतलब कि presumptive income से भी कम उसकी इनकम है, which is more than basic exemption limit, ठीक है। तो हम ये क्या बोलते हैं? हम सिर्फ इतनी सी बात बोलते हैं कि सर अगर किसी ने एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने की कोशिश की तो उसको कंपलसरी ऑडिट करवा लेने पड़ते हैं, यही लिखा है हमारे पास। आओ नीचे इसके एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। ये रूल्स के अंदर कोई दिक्कत है? एक बार पढ़ लो जल्दी से। अब एग्जाम्पल पढ़ लो, क्या लिखा है एग्जाम्पल में? इफ असेसी डिक्लेयर प्रॉफिट ऑफ एनी 5 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर से 2021 इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 44 AD, वो अपने आप को गरीब आदमी डिक्लेयर कर देता है, ठीक है जी। दैट इज ही डिक्लेयर प्रॉफिट लोअर देन 8% और 6%, यानी कि उसने क्या किया? 44 AD लेकर के अपने आप को और भी उससे भी कम पे प्रॉफिट उसने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है जी। देन ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 44 AD फॉर 5 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर आफ्टर द ईयर ऑफ सच डिफॉल्ट। नॉर्मल में टैक्स पे करेगा नेक्स्ट ईयर से। हाँ, नेक्स्ट ईयर से नॉर्मल में करेगा, 44 AD में अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। अच्छा, आगे क्या कहता है? फॉर द ईयर ऑफ, जब से उसका डिफॉल्ट हुआ है। अच्छा जी, और एक बात और लिखी हुई है, ही हैज टू मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44 AA। बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने का था ना हमारे पास में सेक्शन, तो कहता है उसके अकॉर्डिंगली बनाएगा वो 44 AA के अकॉर्डिंगली, एंड गेट देम अकाउंटेड, गेट देम ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB। यानी कि हम पता क्या कहना चाह रहे हैं उसको? भाई साहब अगर आप सच बोल रहे हो, अगर वाकई में ही आपकी इनकम 6% से या 8% से कम है, तो ठीक है, फिर सच्चाई को प्रूफ कर दो, ऑडिट करवा लो। और ऑडिट कैसे होंगे? ऑडिट कोई ऐसे ही थोड़ी ना हो जाते हैं, उसके लिए उसको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो सारी की सारी रिक्वायरमेंट ही तो है। वो बोल रहा है कि हाँ मेरे कम है और भी प्रॉफिट, ठीक है, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं। अगर आपकी प्रॉफिट कम है और कम है तो हम इससे कम नहीं दे सकते। अगले आने वाले सालों के लिए तो आप सेक्शन से बाहर हो गए हो, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट इस साल ऑडिट करवाने पड़ेंगे। और ऑडिट कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट के होंगे? जो अच्छे तरीके से रखे गए होंगे, ठीक है जी। सच में कम हुआ इतना, फिर किस चीज का? 2% 3% सच में इतनी इनकम हुई, फिर सच में वो गरीब हुआ। हाँ, तो वो उसको उसके हिसाब से टैक्स दे देगा। अच्छा, पर इसमें नहीं है। हाँ, फिर अगले साल से इसमें नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि हम ये कहते हैं इससे कम पे सेटल नहीं कर सकते।
इस साल के लिए तो हम उसको कह देंगे कि अगर आप सच्चे हो ऑडिट करवाने के बाद तो ठीक है, ओके। अच्छा सर, मान लो इसकी 8 और 6 से ज्यादा हो जाती है इनकम, तो फिर इनकम ज्यादा पे तो दे या नहीं? हाँ, ज्यादा पे ही देना चाहिए, देना चाहिए। ज्यादा पे ही देना चाहिए। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, सुनो मेरी बात ध्यान से। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कहते हैं ना, खाना जितना भूख हो उससे थोड़ी सी कम खाना चाहिए, Yes, sir. स्वाद भी बना रहता है और आगे के लिए भी भूख लग जाती है। हाँ, कभी भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर प्रेजेंटिव इनकम ले रहे हो, 8% और 6% का बेनिफिट ले रहा है, मिल रहा है, कभी पूरा बेनिफिट मत लो। 11% लो, 12% लो, 13% लो, यानी कि खुद से क्या बोलो, ज्यादा- वो कहते हैं इतना कम कर सकते हैं हम आपका टैक्स इतना कम से कम कर सकते हैं। हम कहते हैं नहीं, आप 12% ले लो सर, आप 12% इनकम मान लो, हमारी चाहे 75% इनकम हो, हम 12% दे रहे हैं। उससे पता क्या होता है, यहाँ लिखा नहीं है बुक्स के अंदर, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है, स्क्रूटनी से बच जाते हैं हम लोग। हर जगह ऑडिट नहीं होते, स्क्रूटनी का मतलब होता है, अगर कोई बच्चा मेरे सामने शोर मचाने लग जाए, सर मेरे को ना सब कुछ आता है, मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को सब कुछ आता है, तो मैं कहूंगा ना अच्छा एक बार आ गया ना, जरा बताना, सुनाना कोई प्रोविजन, तो मैं स्क्रूटनाइज कर सकता हूं ना। मेरे को उसकी कॉपी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उससे यहीं पे ही पूछ लूंगा कि अच्छा जरा वो सेक्शन बताना। तो ठीक इसी तरीके से जितना बेनिफिट आप लेना चाह रहे हो और जितना बेनिफिट आपको दिया हुआ है, उतना पूरा का पूरा बेनिफिट आपने अवेल कर लिया, बेनिफिट ही तो है। तो सर केस के स्क्रूटनी में लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्क्रूटनी का मतलब ये होता है कि वो खुद ही क्या नाम है चेक करते हैं कि whether the statement provided by you is correct or not। मतलब ज्यादा देंगे तो स्क्रूटनी नहीं नहीं होता, ज्यादा देंगे तो स्क्रूटनी नहीं होगी, पूरा का पूरा बेनिफिट ले लेंगे तो स्क्रूटनी होगी। हाँ, मतलब मुझे दिखाई तो दे रहा है कि तू छोटी सी है और मैंने तेरे सामने जमीन से इतना बड़ा डिब्बा रखा रोटियों का, और तू कहिए हाँ मेरे को इतनी ही भूख है, लाओ 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 जल्दी लाओ, फिर मैं भी तो चेक कर सकता हूँ ना, गहरी रोटियां जा पा रही हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई? ओके, अच्छा जी। तो ये हमारा सेक्शन जो था वो कनेक्टेड ही था, इसमें कुछ ऐसा था नहीं अलग जैसा। अच्छा, कृपया सुने और मुस्तैदी से सुने। वो लिखना है वो लिख लेते, ये लो। आप एग्जाम्पल को ही रेफर कर लो ना, इससे ज्यादा बेटर लैंग्वेज में लिखा होगा। देखो इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, पर्सन डिक्लेयर्स इनकम हेलो लेस देन 8% oblique 6%, then books of account audited plus not eligible for 44 AD for next 5 years। ठीक है जी, बस हो गया, शॉर्ट में लिख लिया हमने। मोर देन 8% नहीं। तेरे को भी यही कंफ्यूजन है क्या? नहीं, बहुत सारे लोगों को साइन में दिक्कत रहती है हमेशा। इनकम इज लेस देन, जिधर की तरफ मुंह खुला हुआ होता है ना वो मोर होता है।
हो गया जी, हो गया। Yes. चलें आगे, आ जाओ। अब इसी का जुड़वा सेक्शन दिखाता हूं तुम्हें, 44 AD का जुड़वा, 44 ADA। ठीक है, सबसे पहले तो ये भी प्रिजम्पटिव इनकम के ऊपर ही है। किसके लिए? प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है जी, 44 ADA किसके लिए है? प्रोफेशनल्स के लिए, गरीब प्रोफेशनल्स मेरे जैसे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं पहले तो एलिजिबल पर्सन देख लेते हैं हम। कौन है सर? वो रेजिडेंट होना चाहिए और एंगेज होना चाहिए इन सर्विसेज के अंदर। ये देख रहे हो सारी सर्विसेज, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, नोटिफाइड प्रोफेशनल, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट एंड कंपनी सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो भी, ये सारी चीज। अच्छा ठीक है, ये प्रोफेशनल्स हैं सारे के सारे। और ये मैं आपको बता दूं, ये ना, ये सारे के सारे नोटिफाइड प्रोफेशनल्स हैं। ओके, अच्छा, इनकी ग्रॉस रिसीट जो है वो 50 लाख को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, यानी कि ये 50 लाख से बाहर जाते ही इस सेक्शन से आउट हो जाएंगे। 50 लाख से ऊपर नहीं जाती ये गरीब लोग। ठीक है जी, इनकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 50% मानी जाएगी। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, SSC कैन डिक्लेयर हायर इनकम, है ना? उसका मतलब समझ गए? मतलब हम कहते हैं आपने मेरे को फीस दी, मान लीजिए आपने मेरे को फीस दी और मेरी इनकम कितनी मान ली जाएगी? मान लीजिए मैंने आपसे पैसे कमाए, मैंने आपसे क्या नाम है, फी ली। कितनी फी ली? 1 करोड़। तो बताओ मेरी इनकम कितनी मानी जाएगी? तो 50%। देखा, फंस गए ना, सर 1 करोड़ में भी फंस गए ना। हाँ, तो 50 लाख से ऊपर हो गया। हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला तो 1 करोड़, इसीलिए बोला मैंने। जब मैं 1 करोड़ बोल रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी बात के ऊपर शक भी किया करो। जैसे मैं क्वेश्चन पुट अप करने की कोशिश करता हूँ ना तुमसे, हमेशा शक शक किया करो मुझ पे। सर, इतनी आसान बात के लिए ये क्वेश्चन पुट अप क्यों कर रहे हैं? उस दिन आसन पूजा तब शक किया जरूरत। हाँ, ठीक है जी, तो 1 करोड़ अगर होगा तो यहाँ तो बाहर हो जाऊंगा ना। तो चलो अब मैं बोल रहा हूँ, अब मैं ईमानदार इंसान की तरह बोल रहा हूँ, कोई चीटिंग नहीं कर रहा तुमसे। 48 लाख है तो कितनी परसेंट? 50%। 24 लाख मेरी इनकम मान ली जाएगी। 48 लाख है अगर तो 50% उसकी इनकम मान ली जाएगी। सर इतनी ज्यादा क्यों? ज्यादा? ओ माय गॉड, ज्यादा। दीदी को ज्यादा का मतलब बताते हैं मैडम। प्रोफेशनल्स जो है ना, उनकी दुकान पता है कहाँ होती है? यहाँ। और उनको है ना, अगर ऑफिस ना खोलना हो, सिर्फ अपनी सर्विसेज ही देनी हो, वो कहीं पे भी दे सकते हैं। उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होती ज्यादातर लोगों की। यानी कि अगर मैं आपको ये बोलूं ना, मैडम मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरा कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन मैं एक रेनाउंड पर्सन हूं, आप कहेंगे सर आप आइए तो सही, मैं अपने ऑफिस के अंदर आपका कैबिन बनवाती हूं, क्योंकि मैं आपको वैसी सर्विसेज दे रहा हूं। तो मुझे अपने नाम पे ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, लोग खुद बुलाते हैं। तो मेरा खर्चा तो होता ही नहीं है, क्योंकि मेरी सारी दुकानदारी यहाँ पे। बात समझ में आई? तो कोई एक्सपेंडिचर नहीं होते मेरे, सिर्फ जाने आने के होते हैं थोड़े बहुत। इसलिए यहाँ पे भी ज्यादा है। लॉजिक है हर चीज के पीछे। बिजनेसमैन के बहुत एक्सपेंडिचर होते हैं, स्टॉकिस्ट के सबसे ज्यादा होते हैं। स्टॉकिस्ट जो होता है उसके सबसे ज्यादा होते हैं। हाँ, ट्रेडर। हमने कमीशन एजेंट को वहां पे बैन क्यों कर रखा था? कमीशन एजेंट कोई रिस्क ही नहीं लेता था। 1 मिनट के लिए तुम सोच करके देखो, मान लो एक ये क्या नाम है, टिम्बर मार्केट में तुम जा रहे हो, तुम्हारे पास एक कस्टमर है, तुमने क्या किया, उसको बोला कि सर आप मेरे साथ आइए, मैं आपको लकड़ी दिलवाता हूं, और तुम्हारी ना कमीशन फिक्स है उससे भी और दुकानदार से भी, तो तुम्हारा कोई रिस्क है क्या? कोई रिस्क नहीं है। तो हमने तुम्हें सेक्शन से ही आउट कर दिया था, चाहे तुम कितने ही गरीब क्यों ना हो, हम तुम्हें सेक्शन 44 AD के अंदर नहीं आने देंगे कमीशन एजेंट्स को, क्योंकि वो रिस्क नहीं भी है। तो बहुत लोग नहीं होते, लेकिन सर बहुत प्रोफेशनल के ऑफिस भी होते हैं। हाँ, बहुत से, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिसेज होते हैं, नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिसेज होते हैं। लेकिन मैं एक और बात बता दूं, इनके जिन लोगों के ऑफिसेज होते भी हैं ना,
उनके खुद के ऑफिसेज होते हैं, वो रेंट कई बार नहीं पे कर रहे होते, तो उतना एक्सपेंडिचर नहीं होता। अच्छा खैर जो भी है, देखिए मैं ना अब इस चीज के ऊपर बहस नहीं कर सकता कि ये 50% क्यों है तो है, ठीक है। अब इस बात में झगड़ा कहां तक करें, ठीक है, ठीक है जी। हाँ लॉजिकली बात यही है और इस चीज को सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने सेक्शन को। तो मैंने उस सेक्शन में भी यही कहा था और यहाँ पे भी यही कहा था, देखो है ना इसका जुड़वा ये। अच्छा वहां पे मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट रिक्वायर्ड था, जुड़वा। ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड था, जुड़वा। डिडक्शन हाँ अलाउड थी, वहां पे बल्कि 2 डिडक्शंस काटी हुई थी, लेकिन यहाँ तो सारी की सारी दी हुई है। कहते लो जी सारी की सारी डिडक्शंस आप ले सकते हो, यानी कि अगर आपने अपनी इनकम बोली हुई है 24 लाख, तो यहाँ पे आप डिडक्शन लो, जितनी भी लेनी है लो, और फिर जो आपकी नेट इनकम आएगी उसके ऊपर टैक्स पे करो, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा जी। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, एडवांस टैक्स वही वाला है, सेम वही है। वन इंस्टॉलमेंट को हमने क्या बोला था, लमसम बोला था ना, लमसम। देखो है कि नहीं है, एक याद करो एक मुफ्त पाओ, और अभी बोलूंगा एक याद करो 2 मुफ्त पाओ। वो तीसरा इसका तिड़वा है, एई, ठीक है जी, बात समझ में आई। ओके, डेप्रीसिएशन अलाउड मानेंगे क्या, डेप्रीसिएशन सेक्शन 32 के अंदर है ना, बाय डिफॉल्ट मान लेंगे, बाय डिफॉल्ट मान लेंगे। 32 30 से 38 के अंदर आई है, तो उसको मतलब मैंने आप लोगों को याद है लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर हमने एक एसेट परचेज किया, अगर हमने एक एसेट परचेज किया तो उसको, और हमने क्या नाम है सेक्शन 44 एडी ले लिया, 44 एडी ले लिया, मैं उस सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो अगले साल जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू होगी वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगी, याद है मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। अच्छा जी, तो देखो एक बार यहां क्या लिखा हुआ है, लिखा है डेप्रिसिएशन फॉर सब्सीक्वेंट प्रीवियस ईयर व्हेन ही सीजेस टू बी एलिजिबल, जब वो एलिजिबल नहीं हो, सीजेस टू बी एलिजिबल का मतलब क्या है, इस सेक्शन से आउट हो जाएगा। फॉर सेक्शन 44 ए क्या माना जाएगा, हमारे पास में जो भी हमारे पास में माइनस करके वैल्यू आई होगी, ठीक, जो भी हमारे पास, जैसे हमने पिछले वाले में देखी थी, जनरली यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरीज नहीं होते बच्चों, लेकिन हमारे पास हो भी सकते हैं। देखो कौन है ना हमारे पास में यहाँ पे, ये देखो, ये देखो अलाउड है बेटा, मतलब अलाउड ऑटोमेटिकली अलाउड माना जाएगा, माइनस करके। वो झगड़ा सिर्फ इस चीज का है कि अगले साल कौन सी वैल्यू ले, माइनस की हुई वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू, तो माइनस की हुई वाली। देखो देखो ऑल्दो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमारे पास में नहीं होते, लेकिन देखो हमारे पास में कौन लोग बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, ये यूज करते हैं सर प्लांट एंड मशीनरी, और ये जो बैठे हुए हैं इनकी प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है, बुक्स वगैरह होती है। अच्छा है, बात समझ में आ गई। तो सारा का सारा सेक्शन वैसे ही है, सिर्फ अब मैं बोल सकता हूं एडी के अंदर क्या है सर, बिजनेसमैन के लिए कुछ रिस्ट्रिक्टेड लोगों को छोड़ करके। अच्छा वहां पे कौन लोग हैं सर, 2 करोड़ वाले, ठीक है, वहां पे इनकम कितनी मानेंगे सर, 8% या फिर 6%, ठीक है ना। अच्छा ठीक है सर, और फिर एडीए के अंदर, एडी के अंदर सर प्रोफेशनल है, कौन से वाले, 50 लाख से कम वाले, इनकम कितनी मानेंगे सर, 50%। रेस्ट ऑफ द सेक्शन इज सेम। मजा आ गया सर। सर तो यहाँ ये क्यों लिखा है, अगर डेप्रिसिएशन अलाउड है तो नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 32, इसमें भी तो डेप्रिसिएशन आएगा, अलग से कहां से मिलेगा बेटा, ऑलरेडी मान लिया ना हमने। देखो हमने क्या बोला, ये देखो आपके पास में आपका ये, आपके ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, और उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। तो एक्सपेंडिचर साइड पे जब हमने सब कुछ मान ही लिया, 50% के अंदर आ गया, तो 32 सेक्शन अलग से थोड़ी ना दूंगा, ये लिखा है यहाँ पे।
क्या बच्चे? नीचे नीचे करना डेप्रिसिएशन। देखो सर ये सेक्शन 44 एडी है ना, एडी हाँ ए है। हाँ, वो AE लिखा है नीचे, वो गलती से लिखा हुआ, वो AE नीचे गलती से लिखा हुआ, तो एडी है। वो ADE है। यस सर। ठीक है, तो लिखना है ये वाला है, देखो ये ना एज इट इज ना कॉपी पेस्ट हो गया ऊपर, अच्छा AE वाला ऊपर चला गया। सेम है बिल्कुल। आपके पास यहाँ लिखने के लिए सिर्फ यही 2 पॉइंट है, और 2 पॉइंट और कोई है ही नहीं, पूरा का पूरा तो सर लिखना है सारा का सारा। हाँ वही जो मैंने लिखा था अभी ऊपर ADA के अंदर ये आएगा। हमें तो मेन ये चीज याद रखनी है बस, बाकी सब कुछ तो ठीक है। डिडक्शंस अलाउड है एक्सपेंडिचर के अंदर, डेप्रिसिएशन अलाउड, ऑलरेडी अलाउड है, तो फिर हम कहना हमें दोबारा नहीं ले सकते उसको। हाँ तो सर डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे ना? दोबारा नहीं लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। क्योंकि वैसे ही हमने 50% के अंदर मान लिया ना यस सर। सारे एक्सपेंडिचर। आ जाओ जी, अगला देखते हैं 44A। ये बहुत आसान है, इसके अंदर आने वाले गरीब लोग पता है कौन है? हैरान हो जाओगे आप सुन करके, ट्रांसपोर्टर्स और गरीब। बहुत कमाते हैं ये लोग। हाँ नहीं गरीब ट्रांसपोर्टर है ट्रांसपोर्टर और गरीब। और पता है ये सेक्शन के रूल्स क्या कहते हैं? सुनो बेटा सुनो, बुक में मत पढ़ो, मेरी सुनो। ये ट्रांसपोर्टर, ये गरीब ट्रांसपोर्टर है कौन? जिसके पास सिर्फ 10 ट्रक हैं, सिर्फ 10 ट्रक। इससे ज्यादा अगर हुए ना पूरे साल में एक भी बार रजिस्टर, तो हम इसकी गिनती रईसों में कर लेंगे और फिर इसको सेक्शन से आउट कर देंगे। यानी कि अगर आप एक ट्रांसपोर्टर हैं जिसके पास में 10 गाड़ियां हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो आप एक गरीब इंसान हैं। जिसके पास 2-3 2-3 भी वाला भी गरीब है, 10 तक गरीब है। ऐसा गरीब सर सब पर है। बहुत बन जाए। क्या सोच के किया है आपने? क्या सोच के किया? अब क्योंकि एक्सपेंसिव होता है। नहीं, मेरी बात सुनिए, छोड़िए क्या सोच करके किया, पहले पढ़ लेते हैं इसको, पहले पढ़ लेते हैं, बारे में बात करेंगे। 60-70 लाख का रहता है क्या? सर 60-70 लाख पुरानी गुजरे जमाने की बात होगी सर, क्या बात कर रहे हैं? 60-70 लाख तो आजकल गाड़ियों का रेट चल रहा है। अच्छा सुनो, इधर सुनो, मजे मत करो, तुम्हें भी बहाना मिल जाता है। देखो क्या लिखा है, इलिजिबल पर्सन कौन है? इलिजिबल पर्सन है एक बिजनेस के अंदर प्लाइंग एंड हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज नॉट ओइंग मोर देन 10 गुड्स कैरेज एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। इसका मतलब समझे? यस सर। किसी भी समय इसके नाम पे, सुमित जी शांत हो जाइए, इसके नाम पे 10 से ज्यादा आरसी नहीं होनी चाहिए। आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है जी। तो ये पर्सन कौन है? मतलब मान लो मेरे नाम पे अगर एट ए टाइम 1 साल के अंदर 11 आरसी हो गई तो मैं आउट हो जाऊंगा, आउट हो जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ सर, मैंने ना, मेरे पास में 12 ट्रक्स थे, मेरे पास 12 ट्रक्स थे, मैंने 2 बेच दिए, मैंने 3 बेच दिए, क्या मैं एक नया परचेज कर सकता हूं? आंसर इज यस। यानी कि आपके नाम पे देखो 12 में से 3 चले गए, 9 बच गए, फिर आपने एक खरीद लिया। मतलब किसी भी टाइम 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सर ट्रक का मोतिया में सेक्शन में आ गए ना? हाँ जी। ट्रक का मोतिया में सेक्शन में वापस आ गए ना? हाँ 10 आ गए ना, वापस हो गए, तो मैं अभी अंदर ही हूं। अच्छा अब हम कहते हैं अब इसकी इनकम किस तरीके से माने? हमने कहा देखो आपकी इनकम इस तरीके से मानेंगे कि हम आपके व्हीकल को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? आपके ट्रक का वेट जो है वो अगर 12,000 किलोग्राम से ज्यादा है, ठीक है जी, कितने से? 12,000 किलोग्राम से ज्यादा है तो ये हैवी गुड्स व्हीकल में आएगा। अदरवाइज ये, हाँ मैंने साइन उल्टा लगा दिया। ट्रक जो है वो अगर 12,000 किलोग्राम से ज्यादा है तो वो किस में आएगा जी? हैवी गुड्स व्हीकल में आएगा, और वरना ये अदर देन हैवी व्हीकल्स में आएगा। अच्छा अब एक बात बताओ सर, ये भी तो हो सकता है उसके पास मिक्स एंड मैच हो, यानी कि 5 और 5 या फिर 6 और 4,
तो कोई बात नहीं, हम उससे उसकी इनकम इस तरीके से देखेंगे। इस तरीके से किस तरीके से देखेंगे, आओ बताऊं किस तरीके से देखेंगे। हमने कहा सर सुनिए, अगर आपके पास में हैवी व्हीकल है तो आपकी इनकम जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी ₹1000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडिंग वेट फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ इट। इसका मतलब समझे, मतलब हर टन 1000 रुपया पर टन मानी जाएगी आपकी इनकम। एक बात बताओ, हमारे पास में क्या नाम है, कितना वेट था उसका, 25,000 किलोग्राम, 12,000 किलोग्राम, हाँ 12,000 किलोग्राम। देखो ये नीचे लिखा भी है, यहाँ पे ये लिखा, ठीक है। अच्छा सुनो, 12,000 किलोग्राम, एक टन के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं जी? 100, 1,000, सही बताओ। एक टन 1,000 आता है। ये सर 1,000 किलो होता है। 100 होता है कि 1,000 होता है? 1,000 तो फिर 100 किलो को क्या कहते हैं? एक क्विंटल, क्विंटल कहते हैं, टन कहते हैं टन कहते हैं। अरे सर एक टन पे 1,000 ही होता है। सर। जो सही अच्छा सुनो मेरी बात, एक क्विंटल मेरी बात सुनो, ये टन और क्विंटल को छोड़ो। हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ना एक रेट दिया हुआ है कि हमने कमाया या नहीं कमाया, या हमारा ट्रक खड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी मंथ और पार्ट इट। इसका मतलब अगर ये कंप्लेंट करता है ना कि सर मेरा ट्रक तो केवल 8 ही महीने चलता है 12 महीनों में से, हमने कहा हार्डली कंसर्न, हम तो 12 महीने चलता है ऐसे ही मानेंगे, ठीक है जी, ओके। और उसके लिए हमने क्या बोला इसको, हमने बोला सर सीधी सी बात है 1,000 रुपया पर टन के हिसाब से माना जाएगा, यानी कि जो भी आपके उसका वेट है, ट्रक का वेट है, ठीक है जी, चाहे वो लेड इन हो यानी कि वेट के साथ, मतलब कि अपना सामान के साथ या सामान के बिना, ठीक है जी, सामान के साथ हो ट्रक या फिर सामान के बिना हो, ठीक। तो हम तो 1,000 पर टन के हिसाब से आपका मानेंगे। ये क्वेश्चन में टन दिए हुए होंगे आपके कि उसका वेट कितना है, लेडिन और अनलेडिन, ठीक है। सर लोग सामान के बिना ही मानेंगे ना। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। ट्रक में तो सामान होता भी है और कभी कभी खाली भी होता है। तो देखो 1 मिनट के लिए मान लो अगर हमारा ट्रक जो है वो 13 टन का है, मान लो 13 टन का है, और प्लस उसके ऊपर 2 टन और सामान होता है, मान लो, तो हम कहते हैं मतलब ये आपके 13 टन तो हमेशा होने ही होने हैं, ये हो सकते हैं हो या ना हो। तो हम ये कहते हैं हम आपका अगर आप लाद करके चल रहे हो तो 15 टन मान लूंगा, और एक के लिए कितनी है इनकम, 15,000। ये एक ट्रक की हो गई। ऐसे ही अगर हमारे पास 6 ट्रक हुए, 7 ट्रक हुए, 10 ट्रक हुए, तो उससे और मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमें इसकी इनकम माननी है। अच्छा, और सुनो जी, ये तो हो गया हैवी ट्रक के बारे में जिसका की वेट जो है वो ज्यादा है 12,000 किलोग्राम से। अदर देन हैवी व्हीकल, जैसे ये तुम्हारे टाटा एस छोटा हाथी चलता है और एक ये चलता है ग्रीन वाला ऑटो, ठीक है जी, तो उसके लिए हमने क्या माना है 7,500 एवरी मंथ, यानी कि हम मानते हैं, देखो क्या लिखा हुआ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेट, हमारे को वेट से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास में नॉन हैवी जो हैं वो कितने हैं, 7 है मान लो, तो 12 महीने और 7। अब वो 12 महीने में 12 महीने तक चलते हैं या खड़े ही रहते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। यानी कि सर कोरोना की उस स्थिति के अंदर जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद हो गया था, उसमें टैक्स देना पड़ा था, हाँ देना पड़ा था। ट्रांसपोर्टेशन कभी भी बंद नहीं हुआ था, जान करके, हाँ असेंशियल सर्विसेज के अंदर आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कभी भी बंद नहीं हुआ था। फल सब्जियां मिल रही थी, नहीं मिल रही थी तुम्हारे को घर पे? सब्जी वाले भैया आते थे, वो ट्रक में बैठ के थोड़ी आते थे, अरे उनके पास ट्रक से ही सामान आता था, सब खुला हुआ था सर। असेंशियल सर्विसेज के अंदर आते हैं, इनको बंद ही नहीं करते। फिर भी अगर आप बहाना मारते हो कि हमारी ट्रक चल नहीं रही, हमें ऑर्डर नहीं मिल रहे, वी आर हार्डली कंसर्न, हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हमें तो हमारा पैसा चाहिए 12 महीने के हिसाब से
7 ट्रक हैं तो 7, 10 हैं तो 10, 2 हैं तो 2। ठीक है जी, ओके। तो ये रेट याद कर लेना। उसमें देखो परसेंटेज थी, पहले वाले 2 के अंदर क्या था, परसेंटेज थी, इसमें रेट है। इसमें रेट है जी, अमाउंट है, बाकी सारा का सारा सेम है। यहां पे एक लाइन लिखी हुई है और ये वाली कहता है वैसे तो ना 30 से लेके 38 तक के सारे एक्सपेंस आपके अलाउड है, मतलब हम अलाउड मान लेंगे इसको इस अमाउंट के अंदर, मतलब आपको अलग से नहीं अलाउ करने देंगे। आपके पास में जितने भी ट्रक हैं उसके हिसाब से ये इनकम हम लेंगे और मान लेंगे आपके सारे के सारे डीम्ड बेसिस पे हम मान लेंगे कि भाई क्या नाम है, हमारे पास हमें अलग से देने की जरूरत नहीं है, आपके सारे एक्सपेंसेस में कवर हो चुके हैं इस इनकम में एडजस्ट करने के बाद। लेकिन अगर आप एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है जी, तो उसमें सैलरी पेड टू पार्टनर या फिर इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसको भी आप डिडक्ट कर सकते हैं। कारण ये कि वो इन सेक्शंस के बाद आती है, सेक्शन 40B में, जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, इन सेक्शंस के बाद आती है। समझ में आई बात? ओके। बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं जो लिखी हुई पहले जो हमने पढ़ी। ठीक है जी, ओके। अब बगल बगल अपने आप डायग्राम बना सकते हो कि वहां पे क्या था, 8 और 6%। कौन लोग थे? 2 करोड़ से नीचे वाले। अच्छा, एक बात याद है, 5 करोड़ से नीचे वाले भी तो आ सकते थे अगर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो 5% से कम हो कैश में। याद आया? ठीक है जी। और ऑडिट तो दिखाना फिर तो सेक्शन ही पर वो एक ही हो गया ना। ऑडिट तो वैसे ही हो गया था ना उसमें, नहीं, उसमें इसमें चल रहा था 5% के। सर ऐसे ही था ना उसमें, ऑडिट तो वैसे ही हो गया था। हाँ, ऑडिट की जरूरत ही नहीं थी ना वहां पे उसको। कृपया लिखें, ये पहले 2 पॉइंट ही लिखने हैं आपको केवल। सर हाँ जी सर। तो ये हमारा जो है यहाँ पे पीजीबीपी खत्म हो जाता है और हमारी पार्टनरशिप फॉर्म शुरू हो जाती है। अब पार्टनरशिप के अंदर क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मतलब इसको हम एज अ चैप्टर भी मान सकते हैं और पीजीबीपी का पार्ट भी मान सकते हैं। अब अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर, नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर वो सारे प्रोविजन आपसे पूछे जाते हैं जो एडलेस हमने के लिए पढ़े आज तक, ठीक है ना। अगर पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है ना तो आपसे पूछा जाता है वो जो हमने आज तक पढ़ा टिल टुडे प्लस सेक्शन 40B, ठीक है जी। एक 40B और आएगा और फिर पार्टनरशिप भी पूरा हो जाएगा। यानी कि देखो, एक पढ़ो और यहां पे ये मुफ्त पाओ। अच्छा, और पार्टनरशिप में ये एक्स्ट्रा बढ़ गया। पार्टनरशिप में ये एक्स्ट्रा बढ़ना, यानी कि अगर पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है, भाई आप लोगों ने देखा है ना, देखो सिंपल ही तो है। देखो आपने आज तक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न का P&L अकाउंट देखा है, यहाँ पे लिखी होती थी कैपिटल, यहाँ लिखे हुए थे क्रेडिटर्स, यहाँ लिखे होते थे बिल्स पेएबल, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे ही एसेट साइड पे भी। अब पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्या फर्क होता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता है अपने पास में। ये मैंने क्या लिख दिया P&L के अंदर, देखो ये बैलेंस शीट बता रहा था मैं, ये P&L नहीं बता रहा था, ठीक है जी। तो डेटर क्रेडिटर डाल दिया मैंने, बैलेंस शीट की बात कर रहा था मैं, भावनाओं में बह गया। तो यहाँ पे कैपिटल के अंदर आपको 3 तरह की कैपिटल, 3-4 पार्टनर की दिखाई देती है, बाकी सब तो सेम ही होती है बैलेंस शीट। बस यही करना हमने, तो बहुत आसान है। देखो व्यंग्यात्मक हंसी हंसती हुई मैडम कह रही है हाँ आप तो यही बोलोगे सर। तो पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर है ना सेक्शन 40B है, इसको हम ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या कहता है सेक्शन 40B? एक तो ये बोलता है
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। भाई नॉर्मल बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होता है क्या? नहीं सर, लेकिन यहां पे होता है, अलाउड है एज एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 40B अप टू 12% ओनली। क्या समझे? 12% तक किया 12% तक है। अब एक बात बताओ, ये दिया हुआ है हमारे पास P&L अकाउंट। भाई मैं तो टैक्स का टीचर हूं तो मैं तो P&L अकाउंट ही बोलूंगा, आप एप्रोप्रिएशन बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो तुम्हारी इच्छा। तो P&L अकाउंट के अंदर दिया हुआ है, इधर सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल के, ठीक है जी, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब क्या हुआ सर, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, ये है सर 15%। ये कितना है? 15% है, 15% है। अच्छा सर ठीक है, तो कितने तक अलाउड है? सर सिर्फ 12% तक अलाउड है। और दिया कितना हुआ पार्टनरशिप फॉर्म ने? सर 15% दिया हुआ। एक्सेसिव कितना है? तो उसको लेस कर देंगे, डिडक्ट कर देना नेट प्रॉफिट। नहीं, सुनो मेरी बात, एक्सेसिव कितना है? 3%। अच्छा, अब एक बात बताओ, 3% के एक्सपेंडिचर हमें कम करने चाहिए? पहले तो एक बात बताओ, ये टोटल अमाउंट कितने में? 3, 4, 5 और 1 6। एक अगर 6 लाख रुपए अपने आप में 15% है, तो बताइए 3% कितना होगा? 12% क्यों लूं? एक्सेसिव लूंगा। सर ये 15% है ना, तो अच्छा हमें माइनस करने के लिए चाहिए। हमें तो चाहिए एक्सेसिव वाला पता करना है। एक्सेसिव आप ही ने कहा ना 3% है, 1,20,000। अब 1,20,000 रुपए यहाँ नहीं आने चाहिए थे, आए हुए हैं। अगर हटा दे तो एक्सपेंसेस की लिस्ट नीचे गिर जाएगी, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो क्या करूं इन 1,20,000? ऐड बैक कर दो सर, ठीक है जी। अच्छा जी, ध्यान से सुनो, अगर दिया हुआ हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, ये जो है 15% की जगह कितना? 9%। तो क्या करेंगे? तो क्या इसके एक्सपेंस को और बढ़ाना चाहिए? इनकम टैक्स वालों को तो पैसे चाहिए। इतना स्टेट अवे अगर इसने बोल दिया अपने इंटरव्यू के अंदर तो प्रमोशन होगी बेटा, शर्मन जोशी वाला हाल हो जाएगा इसका, है नहीं? स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं मैं, वो हो जाएगा। तो बेटा अगर 9% दिया हो तो ऐसे मत क्या देना, चल गया अरे भैया ये तो कम है, तू ज्यादा ले। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारे एक्सपेंस क्यों बढ़ाएगा? वो सिर्फ ऐसा डिप्रीसिएशन के केस में करते हैं हम, ठीक है जी। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई और इसका हमने इफेक्ट भी देख लिया। डन। अच्छा, अब सुनो सर, दूसरी चीज क्या कहती है? दूसरी चीज कहती है हम ना पार्टनर को देते हैं सर सैलरी। अच्छा सर, हम देते हैं बोनस। ओके सर हम दे देते हैं कमीशन, ठीक है जी। हम दे देते हैं सर फी, हम दे देते हैं सर रेमुनरेशन, और क्या क्या दे देते हैं पार्टनर? जो भी गंदा गंदा सा तुम दे देते हो अपने P&L एप्रोप्रिएशन, जिस भी नाम से। एक बात बताओ, कहते आप मतलब जब मैं भाई टैक्स पढ़ाता हूँ तो मैं अकाउंट्स को तो छोटा दिखाऊंगा, फिर जब मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ तो मैं टैक्स के बारे में कुछ नहीं बोलता, मैं बोलता कुछ नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा होता हूँ तो उसमें टैक्स हमेशा दूसरों में टांग अड़ाता है, टैक्स में कोई टांग नहीं अड़ा सकता। ये बात याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना। टैक्स सब में टांग अड़ा सकता है, टैक्स में कोई टांग नहीं अड़ा सकता। और ये छोड़ो ना, इससे कौन पंगा ले।
बट लॉजिक जो होता है ना ज्यादा अकाउंट्स में होता है। नहीं, मेरे Tax हिसाब में से होता है। टैक्स में। अच्छा खैर जो भी है, हम इस चीज पे झगड़ा नहीं करेंगे। सब चीजें भैया, हमारा ग्रुप क्लियर होने के लिए हमें अकाउंट्स में भी नंबर चाहिए और टैक्स में भी चाहिए। तो मैं ये कोई छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा, मेरा फेवरेट है इसलिए मैं बात कर जैसे डेप्रिसिएशन है उसमें है कि अगर वो लास्ट टाइम में भी है तो हमें पूरे साल का लगाना है, अगर 180 डेज से ज्यादा। अब वो आप फायदे की बात सोच रहे हो ना, लेकिन अगर व्हाट अबाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऐसी कंपनीज का हम क्या करें जो सिर्फ फेक चल रही हो और डेप्रिसिएशन क्लेम कर रही हो? ऐसे भी तो लोग हैं ना, इसीलिए ये रूल बनाया गया। अभी जब तुम फाइनल में आओगे ना तो तुम्हें पता लगेगा, जो तुमने इंटर में चीजें पढ़ी हैं इनकी केस स्टडी पढ़ने को मिलेगी तुम्हारे को, फिर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। कुछ चीजें तुमने मेरी मुंह से सुनी हुई होंगी और कुछ चीजें तुम्हें और एक्स्ट्रा पता लगेगी। सारी चीजें नहीं कवर कर सकता मैं यहाँ पे फाइनली। अच्छा फिर छोड़ो, इस बात को छोड़ो। तो ना मैं ये कहता हूं, तुम ना अपने पार्टनर्स को, मतलब हम ये कहते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी वाले कहते हैं कि तुम ना अपने पार्टनर्स को ना इन नामों से ना पैसा दे देते हो, और ये कुछ और नहीं है। ये क्या होता है, प्रॉफिट के ही पार्ट होते हैं। जैसे 1 मिनट के लिए मैं कहता हूं सैलरी की पार्टनरशिप फॉर्म में क्या जरूरत थी भाई? वृंदा और मैं ना पार्टनर बन गए, ठीक है जी, और हम लोग पार्टनरशिप के अंदर काम कर रहे थे। अब ना वृंदा को मेरी शक्ल पसंद है ना मुझे इसकी शक्ल पसंद है, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन। लेकिन ना बिजनेस में इसको भी पता है, मेरे को भी पता है कि जैसा ये मैनेजमेंट संभाल सकती है वैसा मैं नहीं संभाल सकता और कोई नहीं संभाल सकता, और जैसा मैं बार्गेनिंग कर सकता हूं बाहर मंडी में जाकर के सामान लाने के लिए, वैसा इसको पता है। तो हम दोनों ना जबरदस्ती बने हुए हैं बस पार्टनरशिप में। तो ना हमने ना एक बात बोली, हमने क्या एक बात बोली, हमने ये बात बोली कि ना सर देखो ऐसा है, प्रॉफिट तो जनरेट होंगे कब? ईयर एंड पे। तो तब तक क्या करें? 31 मार्च तक भूखे बैठे रहें? मतलब वो भी अपनी फैमिली के साथ घूमने नहीं जा सकती, ना कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकती है, ना मैं जा सकता हूं अपनी फैमिली के साथ में। तो क्या करें? प्रॉफिट तो 31 मार्च को ही डिस्क्लोज होंगे, आप क्या करें? तो हमने ना एक पॉइंट रख लिया, हमने कहा कि ना हम ना हर महीने ना सैलरी विड्रॉ करते रहेंगे। आफ्टर ऑल वी आर एम्प्लॉई ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि मैं और वृंदा अपने आप को एम्प्लॉय दिखा रहे हैं दिवाकर एंड वृंदा एसोसिएट का। लेकिन सच्चाई क्या है? हम दोनों मालिक हैं। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल जहां पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं ना, वहां पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप नहीं होते। तो सैलरी विड्रॉ कर रहे थे हम, और लास्ट में जाकर के इसी सैलरी की वजह से हमारे नेट प्रॉफिट कम हो रहे थे, क्योंकि सैलरी अगर हम पे कर रहे थे स्टाफ को तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो थर्ड पार्टी है। लेकिन वी आर द फर्स्ट रिलेटिव ऑफ दिस पार्टनरशिप फॉर्म। रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ाई थी ना? Yes, sir. Income interest. तो फिर सर हम क्या कहते हैं? हमें कहते हैं कि ना इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है देखो सर ये जो सैलरी विड्रॉन बाय पार्टनर है ना ये गलत है। ऐसे ही सैलरी के साथ में बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन, फी, पता नहीं अताम शनाब क्या क्या चीजें हम आपस में बांट लेते थे अलग अलग नामों से। कहते हैं जी ये आपके एक्सपेंसेस ना परमिसिबल नहीं है। फिर हमने इनकम टैक्स अथॉरिटी को बोला, हमने कहा एक बात बताओ, 31 मार्च को प्रॉफिट अर्न होंगे तब तक क्या हम खाना पीना छोड़ करके भूखे बैठे रहे? कोई खर्चे नहीं है हमारे घर के? वो कहते हैं सुबह उठ करके कहां चले जाते हो भाई, और कमा करके तो लाते नहीं हो, तो हर महीने हमें विड्रॉ करने के लिए कुछ चाहिए। तो ना इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बोला अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात भी सही है और मेरी बात भी सही है, एक बीच का रास्ता निकालते। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला जिसको कि हम कहते हैं क्या, सेक्शन 40B। सेक्शन 40B किससे रिलेटेड? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड? ना 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 ना, वो तो बात खत्म हो गई कि 12%, ठीक है जी। और अगर इधर बात करें हम किसकी, सैलरी की, बोनस की, कमीशन की, फी, रेमुनरेशन की, किसी की भी, तो उसमें सेक्शन 40B। तो ना क्या बोला गया हमारे को ये बोला गया सर कि सुनो, अमाउंट एज पर P&L अकाउंट, ठीक है जी, और अमाउंट एज पर 40B whichever is less is permissible as business expenditure। बात समझ में आई? Yes, sir. अब हमें ये तो क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगा, ये सीखने का है अपने को, है ना, कि 40B क्या कहता है।
किस प्रकार होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आओ सीखते हैं कि क्या कहता है 40 में। 1 मिनट रुकूं? अच्छा, तुम उतारना चाहते हो इसको? चलो कर लो, कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट फटाफट से, मुझे समझाने का है। तो कंपल्सरी ऑडिट का भी ना हमने लिखना है, आपने 2 एरोस में टेबल बनाया है। उसमें तीनों का वही है, 44 AD, AE और A। हाँ, हो गया। AD, ADA और AE तीनों का ये एक ही है, सिंपल तीनों में कि अगर आपने क्या नाम है उससे ज्यादा दिखाई अपनी इनकम, मतलब कम दिखाई, उससे भी कम दिखाई जितनी हमने मांगी बस 40 भी सेक्शन है क्या? है बच्चे। पार्टनरशिप में 40 भी सेक्शन है। हाँ, पार्टनरशिप सिर्फ 40B है, पार्टनरशिप सिर्फ 40B। और बाकी का जो हमने पढ़ा पीजी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है पार्टनरशिप कोई अलग से चैप्टर है, वो तो मैं आपसे झूठ बोल रहा था, मजाक कर रहा था। उसमें ये एडिट एक सेक्शन है, हाँ बस अलग से एडेड है। और ये CS और CMA के एग्जाम में डैम श्योर लिखा हुआ होता है, इंपॉर्टेंट है। जब कॉस्टिंग करते हैं वो सीएमए वाला को काम होता है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ऐसा नहीं है कि कॉस्ट ऑडिट सिर्फ CMA ही कर सकता है। हाँ वैसे कॉस्टिंग अच्छा। हाँ, कॉस्ट अकाउंट कोर एरिया जो है वो अपना क्या नाम है ऑडिट और टैक्सेशन होता है। हो गया, हो गया। इधर देखो, कृपया ध्यान दें और अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि ध्यान ना देने पे दिक्कत हो सकती है। अगर आपके बुक प्रॉफिट जानते हो किसे कहते हैं? नोशनल प्रॉफिट्स। बुक वैल्यू। आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि बुक प्रॉफिट असल में कहते किसको है। जो लॉस एंड होती है सिर्फ बुक प्रॉफिट जो स्टॉक मार्केट में बुक प्रॉफिट उससे नहीं, स्टॉक मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं। यानी कि अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन आता है तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी बुक प्रॉफिट से। और बुक प्रॉफिट का मतलब होता है जो अलाउड डिसअलाउड 4 कैटेगरी हमने पढ़ी ना PGBP में, वो सब कुछ करने के बाद आए हुए प्रॉफिट्स। क्यों जी, अकाउंट्स के अंदर आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट P&L अकाउंट के बाद ही तो बनाते हो, है ना। तो P&L अकाउंट से क्या निकल करके आएंगे? आपके नेट प्रॉफिट्स निकल करके आएंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स जो होंगे ना, उसको हम क्या कहेंगे जी? बुक प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन करना है तो पहले वो 4 एडजस्टमेंट्स, इनकम अलाउड, नॉट अलाउड, एक्सपेंडिचर अलाउड और नॉट अलाउड की जानकारी होना बहुत जरूरी है, उसके बाद में आएगी चीज। अच्छा खैर, वो तो हमने सीख लिया सर, पूरे सेक्शन हो गए हमारे। अब हमने कहा हमारे बुक प्रॉफिट अगर 3 लाख तक हैं, कितने तक? अप टू 3 लाख, अप टू 3 लाख। अगर हमारे बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपए तक हैं तो बंटवारा इस तरीके से होगा, मतलब इतना अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। और अगर उससे भी ज्यादा है, मतलब मान लो 10 लाख है, तो फिर जो रिमेनिंग बुक प्रॉफिट होंगे उसके लिए मैं इतना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, और टोटल में
इतना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, ये कहना चाहता है 40B। तो हमने इसको दो टुकड़ों में बांटना है, दो टुकड़ों में बांटना है। बुक प्रॉफिट अप टू 3 लाख, लॉस को भी मत सोचना, बुक प्रॉफिट अप टू 3 लाख और बुक प्रॉफिट आफ्टर 3 लाख। ठीक है जी, ओके। तो मेरे रूल क्या कहते हैं? मेरे रूल ये कहते हैं कि अगर आपको बुक प्रॉफिट्स हुए 3 लाख रुपए तक, तो आपके कितनी रेमुनरेशन, बोनस, कमीशन कितना हो सकता है? तो हो सकता है आपका 1.5 लाख या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, ये सबके लिए है ना? सबके लिए। अब आप मेरे से ये कहोगे कि सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपने क्या लिखा कि अगर बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपए तक हैं तो आप रेमुनरेशन दे सकते हो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख, विच एवर इज हायर, है ना? यही बोला ना मैंने। तो कुछ बच्चे इस तरीके से समझ जाते हैं कि बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपए हैं तो हमेशा 2,70,000 और 1.5 लाख, विच एवर इज हायर। सर ये 270 ही तो आएगा हमेशा, 3 लाख से कम भी हो सकता है। ये 1.5 लाख रुपए कहां से आ गया? भाई ये जरूरी थोड़ी है कि 3 लाख ही हो नेट बुक प्रॉफिट, कम भी तो हो सकते हैं। भाई मान लो मेरे बुक प्रॉफिट हो, ध्यान से देखना, मान लो मेरे बुक प्रॉफिट जो हैं वो करीब 1 लाख रुपए हैं, फिर 90,000, तो 1 लाख का 90% कितना हो गया सर? 90,000, 90,000 और 1.5 लाख, विच एवर इज हायर। 1.5 सर कौन सा हायर है ये? बट सर वन थिंग, हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू हैव बुक प्रॉफिट ऑफ जस्ट 1 लाख एंड यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट Yes, sir. ऑन 150? हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे होगा सर? आपके पास पैसा ही नहीं है इतना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, 1 लाख रुपए तो है, तो क्या करें? दे सकते हैं ना। बेटा 1.5 लाख ही दे सकते हैं, 1.5 लाख देंगे, 1.5 लाख देंगे और 1.5 लाख देंगे तो हमारे लॉसेस आ जाएंगे प्रॉफिट्स की जगह। तो फिर वो tax use बात समझ में आई? अच्छा ये सिर्फ रेम्यूनरेशन के लिए है, इसके लिए फीस के लिए बोनस, रेमुनरेशन, कमीशन, सैलरी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। बात समझ में आई? भावनाएं जुड़ रही हैं, समझ में आ रही है बात? तो हमने क्या बोला, देखो गलत इंटरप्रेट नहीं करना, वहां पे ना 3 लाख नहीं लिखा, वहां तो लिखा है सर अप टू 3 लाख, है ना? तो अप टू 3 लाख लिखा, तो भैया इस अप टू को इग्नोर थोड़ी कर देंगे हम, ठीक है ना? तो अप टू 3 लाख होगा तो 1.5 लाख या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, विच एवर इज हायर। ओके सर, एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट के लिए कितना सर? 60% ऑफ बुक प्रॉफिट्स। अब मैं ये कहता हूं, ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। अमाउंट इन P&L है, ये तो ऑलरेडी फाइनल्स में है ना। अमाउंट इन P&L लिखा हुआ है सर 4 लाख। हमारे जो बुक प्रॉफिट्स हैं वो कितने हैं सर? मान लीजिए ये हैं 10 लाख, ठीक है? अब हमें अमाउंट एज पर सेक्शन 40B निकालना है। कोई बात नहीं सर, निकाल देंगे। ये 10 लाख को डिवाइड करो 2 पार्ट में, 3 लाख रुपए तक के लिए तो निकाल लो, कितना? 90% ऑफ अमाउंट, वो कितना आ जाएगा? 2,70,000 और 1.5 लाख, विच एवर इज हायर। अब यहां पे तो हायर चलेगा, तो क्वालिफाइंग अमाउंट क्या जीत गया सर? 2,70,000, है ना? बाकी के 7 लाख का 60%। तो मैं यहाँ पे 2,70,000 लिख दूं? Yes, sir. हाँ सर लिख दो। अच्छा बाकी के लिए 60%, 60% किसका? 7 लाख का। 60% ऑफ 7 लाख, ये कितना होता है सर? 4,20,000। 4,20,000। तो 4,20,000 और लिख दो, जल्दी से बताओ 6,90,000। कितना हो गया? 6,90,000। 6,90,000। अब मैं कहता हूं 6,90,000 या 4 लाख, विच एवर इज लोअर। यही सिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये देखो, विच एवर इज लेस, ठीक है ना? ये लेस। तो हमारे पास में अमाउंट कितना आ जाएगा सर? हमारे पास में अमाउंट आ जाएगा 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए, 6,90,000 को इग्नोर करेंगे और 4 लाख रुपए लिखेंगे। सर इसे
6,90,000 कैसे आया, समझ में आया? यस सर 3 लाख में पहले क्या देखना है, विच एवर इज हायर, अप टू 3 लाख में विच एवर इज हायर, 270 और 150। ठीक है जी, ओके। इन दोनों का हायर क्या आ गया, 270, और फिर 60% ऑफ 7 लाख ठीक है सर। रिमेनिंग अमाउंट का, तो टोटल मिलाकर के आ गया 6,90,000। अब क्वालिफाइंग अमाउंट पहले कितना है ऑलरेडी सर, 4 लाख रुपए। 4 या 690 सर, 4 लाख। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा बदल दें। यस ये लो जी, आपके जो बुक प्रॉफिट्स हैं, अमाउंट इन P&L इतने हैं, और आपके जो बुक प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं मान लो 2 लाख रुपए। तो ये तो 2 लाख लो जी सर, फिर ये वाला पोर्शन तो कट ही गया ना, इसके बारे में तो सोचेंगे ही नहीं, ये तो हमारा जीरो हो गया, नील हो गया। अब बुक लॉस होगा। 1 लाख अब देखो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2 लाख दिया है, तो 180 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा ऊपर, 180 180 और 180 आएगा ना, तो 1,80,000। हम 180 30 का बुक लॉस हो गया। ठीक है, क्या लोगे बोलो, 180 1,80,000। ठीक है जी, तो 1,80,000 आ गया, और ऐड करने के लिए इसमें कुछ है ही नहीं। अब 1,80,000 या 4 लाख, 1,80,000। तभी लॉस में तो जाएंगे ना। फिर ये लॉस क्या, कहाँ से लॉस आना हाँ, नहीं आ- लॉस नहीं आएगा ना, 2 लाख में से 180 माइनस हुए तो। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, इस तरीके से होता है। अच्छा जी, तो अब अपने को समझ में आ गया, मतलब ये कि रूल्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, सब लिखने दो। अच्छा नहीं लिखने नहीं दूंगा, लिखने नहीं दूंगा, एक प्रैक्टिकल कराऊंगा। नहीं आएगा, ये तो मेरे से- मैंने कभी तो बोली। अब मेरी बात सुनो ना, Very good. शांति रखो, शांति रखो, लड़ाई मत करो। मैं क्वेश्चन ही करवाऊंगा इससे। हाँ बेटा मैं कराऊंगा, मैं ऐसे छोड़ूंगा थोड़ी, मुझे भी पता है कि चीजें भूल जाते हैं लोग। ये लो सर, आपका अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर सही है लिखा। जी जनाब, इधर देखिएगा, यस सर। सैलरी 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे 80 लाख रुपए की, सैलरी ए और बी ने ले ली है 50,000 और 50,000, यानी कि करीब 1 लाख। ओके सर, और हम बोलते हैं कि बोनस लिया है ए ने 50,000। ठीक है, अच्छा एक बात मैं बोलना भूल गया यहां पे, ये वर्ड जरा ध्यान से पढ़ना। नॉट ऑथराइज्ड पार्टनर वर्किंग पार्टनर कब, ओ क्या नाम है, पार्टनर कब, पार्टनर को ये चीजें कब मिलेंगी, जब वो वर्किंग हो, स्लीपिंग होगा तो नहीं। हाँ हाँ, तो इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा जी, और मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इन्होंने पे किए कितने के, 20,000 रुपए के, और डेप्रीसिएशन था मान लीजिए 10,000 रुपए। ठीक, अच्छा जी, और यहां पे मेरी डिविडेंड इनकम आई हुई थी, डिविडेंड इनकम आई हुई थी कितनी, मान लीजिए 1 लाख रुपए। ठीक है, रेंट फ्रॉम बिल्डिंग आया हुआ था, दो लाख रुपए, और एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ था, आप नीचे लिख लेना एडजस्टमेंट, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं।
एडजस्टमेंट में दिया हुआ था 1/3 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फॉर पर्सनल पर्पस। और डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32 कितना था? 8,000। ठीक है जी, क्वेश्चन बना लिया आप लोगों ने? इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं सर, 2 मिनट नहीं है। अभी टाइम लगेगा। यहां लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 और मैं यहां लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने दो का सैलरी कितनी दिया? वो एम्प्लॉय को पार्टनर। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 15%। ठीक है, हाँ जी लिख लिया क्वेश्चन? नो सर, एक मिनट जल्दी जल्दी करो। सर मुझे बता दो इलेक्ट्रिसिटी बिल और डेट लेंगे इसमें? हाँ बेटा, रेक्टिफाई तो करेंगी ना। सर लेकिन आप कुछ कहते ना, मतलब ये तो बस एक एडिशनल है पार्टनरशिप में, तो ये डेप्रिसिएशन ये तो सब तो पीछे चला गया ना। अभी कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट आप इसको फटाफट बना लो ना। बना लिया? नहीं बस वेट, बातें मत करो। इनके 2 मिनट उसे लाभ मत देना। सेकेंडली हो गया सर, हो गया सर, आगे बढ़ो। देखो जी, हो गया ना? Yes, sir. हो गया। हो गया सर। ओके। हाँ जी, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट्स। बुक प्रॉफिट बताएं। बताया था बेटा, आपने सुना नहीं? बुक प्रॉफिट वो होते हैं जो हमने अभी तक किए। अच्छा देखो, नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ पे आप लोगों ने अभी तक मेरे को बताया नहीं था। 75,90,000। 75,90,000। तो मैंने यहाँ लिखा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट्स 75,90,000। अब देखो जी, ऐड कर दूं, किस नाम से ऐड करूंगा? एक्सपेंडिचर शुड नॉट अपीयर इन P&L अकाउंट बट अपीयरिंग इन इट। तो पर्सनल यूज वाला नहीं आना चाहिए था। बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कितना था? 1/3 पर्सनल यूज के लिए था, कितना हो गया? 1/3 का 66666 6667 667। ठीक है, सर ये वो है जो पर्सनल यूज का है। हाँ पर्सनल वाला ऐड बैक हो जाएगा ना, क्योंकि एक्सपेंसेस कम होंगे, एक्सपेंसेस कम होंगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, इसलिए ऐड कर दिया। हाँ जी, डेप्रीसिएशन कितना था? 8% था। एक्सेसिव डेप्रीसिएशन भी ऐड बैक हो जाएगा, कितना? 2,000 रुपए। ये हमारा एक्सेसिव था। ठीक है जी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी ऐड बैक हो जाएगा जो एक्सेसिव वाला होगा। कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 30,000 अपने आप में 15% था,
तो बताओ 3% कितना होगा? 6,000 6,000। ये भी एड बैक हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो सैलरी बोनस कमीशन अलाउड तो है, लेकिन सुनो एज पर 40B, तो अभी के लिए तो डिसअलाउड हो जाएंगे, पहले डिसअलाउड हो जाएंगे तो ऐड बैक कर देंगे हम। डिसअलाउड क्यों करना है? करना है क्योंकि बाद में अलाउ करेंगे, पहले हम इसको 40B में तलाश करके देखेंगे। अच्छा, पहले बुक प्रॉफिट निकालने के लिए। हाँ, पहले बुक प्रॉफिट निकालने के लिए ऐड कर देंगे। सैलरी बोनस कमीशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ट्रांसफर टू पार्टनर्स। कितने थे ये? 1 लाख ये थे, 50,000 ये थे, 1,50,000। वो नहीं करेंगे इसमें। अरे अभी बुक प्रॉफिट निकालें। ठीक है जी, ऐड कर दिया। अच्छा, अब एक बात बताओ, डिविडेंड इनकम क्या मेरी अदर सोर्स की इनकम है या बिजनेस की इनकम है? ये अदर सोर्स। अदर सोर्स की है, तो माइनस। तो IFOS भगा दो इनको यहां से। एक तो डिविडेंड इनकम को और एक रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को, रेंट फ्रॉम बिल्डिंग को। ठीक है, तो 3 लाख रुपए माइनस कर दिया हमने। क्यों माइनस कर दिया? बिल्डिंग हमारे बिजनेस के लिए यूज हो रही है तो। क्या जी? बिल्डिंग अगर बिजनेस के लिए। अगर हम अपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग यूज कर रहे हैं और फिर रेंट भी दे रहे हैं खुद को, क्या नहीं, बात? अगर वो रेंटेड बिल्डिंग में हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। रेंटेड बिल्डिंग में अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हमने खुद का इनकम भी दिखा रखी है और हम उसमें बिजनेस भी कर रहे हैं इनकम हाँ समझ गए। खुद ही को। अरे भैया, लाहौल वेला पुअर। हाँ जी, मैंने IFOS को माइनस क्यों किया मालूम है? अदर सोर्स के। क्योंकि सर इनकम का नेट प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इनकम घटेगी तो नेट प्रॉफिट भी घटेगा। जी जनाब, आपने अभी तक मेरे को बुक प्रॉफिट्स बताए नहीं, एडजस्टेड कितने हैं? तो माइनस है प्लस आपने ये माइनस में ही तो लिखा है बेटा। ब्रैकेट डाल दो। अरे मैंने वहां पे तो माइनस लिख दिया ना IFOS। जल्दी बताइए कितना हो गया? सर इतना आ गया 745466 745666 मेरे को सॉरी कैलकुलेटर प्रोसेस 74546667 यही लिखा मैंने। ठीक है जी, बातें मत करिए। क्या आप अपनी बातें बंद करेंगे? क्या आप सीखना चाहते हैं? नालायकों, बहुत मारूंगा पकड़ के मैं तुम्हें। अभी सुनो इधर, कंप्यूटेशन ऑफ बोनस सैलरी कमीशन टू पार्टनर एज पर 40 सेक्शन 40B। जी जनाब, P&L अकाउंट में जो अमाउंट है, अमाउंट एज पर P&L अकाउंट 74 54 हो रहा है यार 74 वही तो बोला है। अमाउंट एज पर P&L अकाउंट बोला मैंने। यस सर। वो अपने P&L अकाउंट में देख करके बताइए। 1.5 लाख ही तो होगा सर। हाँ जी, 1.5 लाख है। और अमाउंट एज पर 40B विच एवर इज लेस। ठीक है, तो हम करते हैं जी। 40B क्या बताता है? अप टू 3 लाख 90% यानी कि 2,70,000 और 1,50,000 विच एवर इज हायर। $2,70,000। सर ये क्या किया? मैंने 3 लाख 90% किया ना, फिर 271 फिर 150 का 90% तो
150 का 3 लाख अच्छा बुक प्रॉफिट 3 बुक का रिमेनिंग 71 54 667 का 60% बता दो 272800 2 72800 272800 पक्का मुझे नहीं लगता ये क्या बता रही है? ये अरे तो नहीं गलत भाई उसमें से 3 लाख माइनस करके बताइए। हाँ तो 3 लाख माइनस करके ये अमाउंट आ गया ना 429280 429280 4292 42928000 अरे पॉइंट लिखते हैं टैक्स में। ठीक है जी इतना हो गया तो ये टोटल कितना अमाउंट आ गया The 4562 है 456 ये वाला हाँ हाँ यही सर अरे यार बहुत 45 नालायक हो यार तुम लोग सर सब बहुत सारे हो गए एडिशन में क्या था टोटली बता रही हूँ सर 45628 4929 अरे 45 अच्छा 62 62800 यस सर ये अमाउंट आ गया 40 बी के हिसाब से 4562,800 बोलो जी इन दोनों में से कौन सा छोटा है 1.5 1,50,000 कृपया ध्यान दें ऊपर अब हम ऊपर जाएंगे और माइनस कर देंगे अमाउंट एज पर 40 बी के नाम से 1.5 लाख रुपया और ये आ जाएगी हमारी नेट टैक्सेबल इनकम सर अभी हम एक ही क्वेश्चन है क्वेश्चन में बांट देंगे एक ही क्वेश्चन है शुक्र सर इसका आंसर है 730467 730 4667 4667 ठीक है जी Yes, sir. Yes, sir. बता दीजिए सर। ये 40 बी बना लिया था ऊपर कर देना यस सर सर ऊपर कर देना और आ गया सर वो डबल 7 ये मुझे आप ही बता दो भाई ये 7 है 7 अबे मेरा है क्या नहीं मैं अच्छा चले ठीक है कि मेरा अरे मेरा कैलकुलेटर मेरे को तो वही करते हैं मैं कैलकुलेटर अबे मैंने देख लिया आप परेशान हो मैक्स दो